पाकिस्तान और अफगानिस्तान का दोहा में जो ट्रूस हुआ है मुल्ला याकूब और ख्वाजा आसिफ के दरमियान, उसमें इस बार एक बहुत बड़ी चीज़ सामने आई है अफगानिस्तान की जानिब से, जो पॉसिबली फ्यूचर में पाकिस्तान के बहुत से मसाइल को कम कर सकती है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान ताल्लुकात की करंट कंडीशन। इस हवाले से हमने काफ़ी स्टडी की है इस पूरे वीकेंड पर। इसके अलावा मेरे रेलिवेंट लोगों से बातचीत भी हुई है। ताहिर खान जर्नलिस्ट का भी हमने इंटरव्यू किया था कुछ दिन पहले, उससे भी बहुत सी मालूमात मिलती हैं और पता चलता है कि अफगानिस्तान में एक्चुअली चल क्या रहा है पाकिस्तानी मीडिया के रिपोर्ट्स के बरअक्स। हम जानने की कोशिश करेंगे पाकिस्तान की करंट स्ट्रेटजी और अफगानिस्तान के अंदर की सूरत हाल, और इस एग्रीमेंट के नतीजे में वो क्या नई चीज़ सामने आई है जो पाकिस्तान के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। आइए जानते हैं। इस सीज़ फायर से पहले हम ये देख रहे थे कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान एक ख़तरनाक किस्म की होस्टाइल सिचुएशन पैदा हो चुकी थी और पाकिस्तान ने कंधार और काबुल के अंदर डायरेक्ट स्ट्राइक शुरू कर दी थी और इसके नतीजे में अफगान तालिबान ने पूरे बॉर्डर को गर्म कर दिया था और मुताद्दिद जगहों पर पाकिस्तान ने इनकी चौकियों पर भी कब्जा कर लिया था और हालात थमने का नाम नहीं ले रहे थे। तो इस सिचुएशन में हमने देखा है कि कतर और तुर्की सामने आए हैं और दोहा में मुज़ाकरात हुए जो रिपोर्टेडली 13 घंटे तक जारी रहे, यानी एक कॉन्टीन्यूअस नशिस्त। ये इन डिस्कशंस का पहला राउंड था जो कि 48 घंटों के सीज़ फायर के बाद देखने को मिला और इसका दूसरा राउंड 25 अक्टूबर को होगा। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि कतर और तुर्की सामने आए हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सुलह कराने के लिए, इस सीज़ फायर एग्रीमेंट को मेक श्योर करने के लिए। रीजनल पावर्स की बात करें तो रूस और चाइना के तो तालिबान से ताल्लुकात थे ही, कतर और यूएई भी किसी हद तक तालिबान से अपना एक रिलेशन मेंटेन रखते हैं। और इस वीडियो में हमने देखा था कि किस तरह यूएई के जो प्रेसिडेंट थे वो सिराजुद्दीन हक्कानी से मिले थे पिछले साल, और कतर तो ऑलरेडी इनको होस्ट करता रहता है। इस बार जो नई चीज़ सामने आई है वो थी तुर्की की मौजूदगी, और पॉसिबली उसमें पाकिस्तान की ख्वाहिश हो सकती है क्योंकि तुर्की ने पाकिस्तान का साथ दिया है, पिछले दिनों पाकिस्तान ने तुर्की का दिया है, तो पाकिस्तान ने शायद ये डिमांड की हो कि तुर्की की मौजूदगी भी ज़रूरी है। पाकिस्तान की तरफ से ख्वाजा आसिफ और आईएसआई चीफ आसिम मलिक मौजूद थे, जबकि अफगानिस्तान की जानिब से उनके डिफेंस मिनिस्टर मुल्ला याकूब जो कि मुल्ला उमर के बेटे हैं, और अफगानिस्तान के इंटेलिजेंस चीफ मौलवी अब्दुल हक वासिफ शामिल थे। दोनों फरीकों ने न सिर्फ फौरी जंगबंदी पर रजामंदी जाहिर की है बल्कि दो तरफा अमन व इस्तेहकाम के लिए मुस्तकिल तरीक़ाकार वज़ा करने पर भी इत्तफाक किया है। और इस हवाले से दोनों मुल्क फॉलो अप इजलास करेंगे ताकि जंग बंदी के नफाज और इसके पायदार तसलसल को यकीनी बनाया जा सके। और इसमें जो सबसे अहम नुक्ता सामने आया है जिसको खुद अफगान हकाम ने कंफर्म किया है, ज़बीहुल्लाह मुजाहिद जो उनके स्पोक्स पर्सन है अफगानिस्तान के, उन्होंने अपनी ट्वीट में ये चीज़ कंफर्म की। उन्होंने इस इलामिये के बारे में जिक्र किया और कहा, एज पर द स्टेटमेंट बोथ कंट्रीज म्यूचुअली एग्रीड दैट नाइदर कंट्री विल अंडरटेक एनी होस्टाइल एक्शंस अगेंस्ट द अदर नॉर विल दे सपोर्ट ग्रुप्स कैरिंग आउट अटैक्स अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। अब यहाँ पर एक्सपर्ट्स के मुताबिक अफगान साइड की जानिब से पहली बार ये एक्नॉलेजमेंट की गई है कि वो उन ग्रुप्स को रोकने की कोशिश करेंगे जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ काम करते हैं। और उसके बाद शायद अफगानिस्तान के अंदर कोई तनकीद हुई होगी तालिबान की हुकूमत पर, जिस पर उन्होंने मज़ीद क्लैरिफाई किया कि ये जो स्टेटमेंट है जिसमें हमने मेंशन किया है कि हम उन ग्रुप्स को सपोर्ट नहीं करेंगे जो पाकिस्तान पर हमले करते हैं, ये हमारी एक कंसिस्टेंट पॉलिसी है और ये कोई नई चीज़ नहीं है। वो कहते हैं कि क्लैरिफिकेशन के मुताबिक द स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द एग्रीमेंट आर नॉट अ जॉइंट डिक्लेरेशन। इन दीज स्टेटमेंट्स द सेंटेंस एंड सपोर्ट विल नॉट बी गिवन टू अटैक्स ऑफ दोज ग्रुप्स दैट आर अगेंस्ट पाकिस्तानी गवर्नमेंट इज द कंसिस्टेंट स्टैंस ऑफ द इस्लामिक एमिरेट दैट द सॉइल ऑफ अफगानिस्तान विल नॉट बी अलाउड बी यूज्ड अगेंस्ट एनी अदर कंट्री। यानी अफगान तालिबान को ये वजाहत देनी पड़ गई कि हमने ये कैटेगोरिकली नहीं कहा कि हम किसी मखसूस ग्रुप को रोकेंगे पाकिस्तान पर हमला करने के हवाले से। यानी पहली स्टेटमेंट में ये तासुर गया है कि जैसे उन्होंने पहले अलाउ किया हुआ था टीटीपी को, और उसके बाद उन्होंने क्लैरिफाई किया कि हमने अलाउ नहीं किया हुआ, ये हमारी कंसिस्टेंट अप्रोच है कि पाकिस्तान और किसी और मुल्क के ख़िलाफ़ किसी ग्रुप को अपनी सॉइल से एक्शन नहीं लेने देंगे। लेकिन ये भी फैक्ट है कि ये तालिबान की तरफ से पहली बार पब्लिकली कहा गया है जो उन्होंने पहली स्टेटमेंट में कहा, और इस चीज़ को पाकिस्तान की एक डिप्लोमेटिक विक्ट्री करार दिया जा रहा है कि पाकिस्तान ने ये चीज़ मेंशन करवाई है तालिबान से।
कि वो किसी ग्रुप को अलाउ या सपोर्ट नहीं करेंगे कि वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हमले कर सकें। जहां बहुत से लोगों के मुताबिक ये पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी विक्ट्री है, वहीं कुछ लोगों का ये भी ख्याल था कि ये तालिबान साइड की भी एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक विक्ट्री है कि अपनी एक जंग में अपने हमसाया मुल्क के साथ उन्होंने दूसरे फरीकैन को भी शामिल कर लिया है और इसमें इंटरनेशनल पार्टनर्स को मुलव्विस किया है, जैसा कि तुर्की और कतर। चाइना और रूस के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस को बहाल करना तो तालिबान की ऑलरेडी एक बहुत बड़ी कामयाबी करार दी जा रही थी। अब कतर और तुर्की का इन्वॉल्व होना, और कुछ एक्सपर्ट्स का यहाँ पर यह भी ख्याल है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जब सारे मैकेनिज़्म मौजूद हैं, जब हर तरह से ये बातचीत खुद कर सकते हैं, तो किसी तीसरे सालिस की ज़रूरत क्यों पड़ी। पिछले दिनों हमने देखा था कि चाइना ने भी इन दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को बेहतर करने की कोशिश की थी और वहाँ भी चाइना की यही कोशिश थी कि हॉस्टिलिटीज़ को कम किया जाए। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जो डिप्लोमेटिक ताल्लुकात में थोड़ा सा डाउनग्रेड आया था, चाइना ने उसको अपग्रेड किया था। चाइना की रीजनल कनेक्टिविटी की पॉलिसी के तहत उन्होंने एडवाइस किया था दोनों ममालिक को कि आप सफ़ीरों को तैनात करें और चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर को हम अफ़गानिस्तान तक एक्सटेंड करना चाहते हैं। तो उस पर काफ़ी हद तक अमल हुआ था। ये अभी 2-3 महीने पुरानी बात है, लेकिन अभी रिसेंटली पाकिस्तानी फोर्सेस पर हमले इतने ज़्यादा बढ़ गए थे टीटीपी की जानिब से कि पाकिस्तान को स्ट्राइक्स करनी पड़ी अफ़गानिस्तान में टीटीपी के कैंप्स के ऊपर, स्पेशली गुल बहादुर ग्रुप के ऊपर। और इस स्टेटमेंट में कहा गया है कि फ्यूचर में भी ऐसे मैकेनिज़्म इस्टेब्लिश किए जाएंगे जिसमें सालसी ममालिक अपना किरदार अदा करते रहेंगे और इफ़ेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन को यकीनी बनाया जाएगा इस एग्रीमेंट की। अगर हम अपने रीजन को देखें तो तकरीबन सारे ही मुल्क यहाँ पर अमन चाहते हैं, भारत और इजराइल को छोड़कर डेफिनेटली। चाइना की BRI के तहत रीजनल कनेक्टिविटी की अप्रोच है और रूस को भी इससे फ़ायदा होता है कि अगर एशिया में अमन होता है, क्योंकि रूस अब ज़्यादा तिजारत एशिया से देख रहा है अपनी। तो रूस, चाइना, सेंट्रल एशिया, ईरान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ये मिडल ईस्ट, ये आपस में कनेक्ट होना चाहते हैं। सऊदी अरब का भी इकोनॉमिक विजन है, अरब वैसे ही कोई लड़ाई नहीं चाहते, तो फ़ौरन अपना एक किरदार अदा करते हैं। दोहा भी इसलिए हमेशा आ जाता है मीडिएशन के लिए। और पिछले दिनों तो इजराइल ने दोहा के अंदर स्ट्राइक्स की, और वो भी उस मौके पर जब वो एक इजराइल का ही मसला हल कराने के लिए बैठा हुआ था। तो यहाँ से पता चलता है अरब ममालिक की अप्रोच का और ओवरऑल हमारे इस रीजन की अप्रोच का, कि फ़ौरन हॉस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसीज के जो प्लान हैं उनको काउंटर करने के लिए ये यहाँ पर अमन चाहते हैं, लेकिन बदकिस्मती से वो अमन आ नहीं पाता। पाकिस्तान की बड़े लंबे अरसे से ख्वाहिश है कि सेंट्रल एशिया को कनेक्ट किया जाए अफगानिस्तान के ज़रिए, लेकिन जब पीस आएगा तो वो होगा ना। यही चाइना भी चाहता है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान कनेक्ट हो जाएं, मेरा CPEC एक्सटेंड हो, BRI एक्सटेंड हो, लेकिन वो हो नहीं पाता। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही पैदा होता है कि अफ़गान तालिबान TTP को रोकने में कामयाब होंगे या नहीं, या वो रोक सकते हैं, या उनकी कैपेसिटी है, या वो करना चाहते भी हैं कि नहीं। इस सवाल को हमने बहुत ज़्यादा समझने की कोशिश की है पिछले दिनों, और हमने ताहिर खान का इंटरव्यू किया जो तालिबान लीडरशिप से गाहे बगाहे मिलते भी रहते हैं और वो समझते हैं तालिबान की अप्रोच को। और इसके अलावा मैं उस रीजन के कुछ दूसरे सहाफ़ियों को भी सुन रहा था, तो समझ यही लगती है कि अफ़गान तालिबान TTP के ख़िलाफ़ डायरेक्ट एक्शन कभी भी नहीं लेंगे। इसकी सबसे बड़ी रीज़न यही है जो मैंने आपको बताया है, स्ट्रेटेजिक डेप्थ। पाकिस्तान पास्ट में अफ़गानिस्तान को एज अ स्ट्रेटेजिक डेप्थ के तौर पर देखता था। ज़ियाउल हक के दौर में ये पॉलिसी शुरू हुई थी कि अगर भारत हमला करेगा तो पाकिस्तान के पास भी अफ़गानिस्तान की सपोर्ट होगी, और इसलिए पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान में डिफरेंट धड़ों को सपोर्ट किया था सोवियत यूनियन की इन्वेजन के बाद। और उन लोगों ने पाकिस्तान में पनाह ली थी, पाकिस्तान में तालीम हासिल की थी, पाकिस्तान में मदरसे कायम किए थे, और हक्कानी नेटवर्क इसकी एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल है। 9/11 के बाद पाकिस्तान के लिए इक्वेशन इसलिए ख़राब हुई क्योंकि पाकिस्तान ने अमेरिका के कहने पर इनके बहुत से लोगों को पकड़ना शुरू कर दिया और अमेरिका के हवाले करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से ना सिर्फ तालिबान भी हमसे नाराज़ हुए और अमेरिका ने भी हमें डबल गेम करने का इल्ज़ाम लगाया। लेकिन मुल्ला उमर बड़े अरसे तक पाकिस्तान रहे और उनके साथ मुल्ला याकूब जो उनके बेटे जो इस वक्त डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी पाकिस्तान में पनाह ली। यानी कंधारी ग्रुप का एक इम्पॉर्टेंट मेंबर इस वक्त मुल्ला याकूब पाकिस्तान में रहा हुआ है बड़े अरसे। और इसके अलावा हक्कानी नेटवर्क की बात करें तो सिराजुद्दीन हक्कानी जो काबुल वाली साइड पर हैं, जो कि इंटीरियर मिनिस्टर हैं, उनके लिए भी पाकिस्तान के लिए क्लियर कट हमदर्दियाँ हैं।
और इमरान खान के दौर में जब इन्होंने टीटीपी से मुज़ाकरात शुरू किए थे तो सिराजुद्दीन हक्कानी ने ये सबसे पहले ऑफ़र की थी कि हम टीटीपी से आपके मुज़ाकरात करवा देते हैं, क्योंकि यहाँ भी अमन आ गया है तो वहाँ भी अमन होना चाहिए। तो सिराजुद्दीन हक्कानी ने अपनी तरफ से एक एफर्ट की, क्योंकि उनके जहन में पाकिस्तान की पास्ट की मेहमान नवाजी और उनका पाकिस्तान में बिताया हुआ वक्त, उसको शायद उन्होंने जहन में रखकर टीटीपी से मुज़ाकरात करवाने की कोशिश की, जो अल्टीमेटली फेल हो गई और टीटीपी के अटैक्स पाकिस्तान पर बढ़ते रहे। और तालिबान की करंट लीडरशिप और इनके बहुत से जो कमांडर्स हैं और नीचे काम करने वाले लोग, इनके मुताबिक 9/11 के बाद जब इन पर मुश्किल वक्त आया, जब अमेरिका वहाँ पर कारपेट बॉम्बिंग कर रहा था, तो ये भागकर पाक अफगान बॉर्डर वाली साइड पर आ गए, तो इनको पाकिस्तानी तालिबान ने पनाह गाहें दी। तो अब बहुत से लोगों का ये ख्याल है जो तालिबान से बातचीत भी करते हैं, वो ये कहते हैं कि अब तालिबान टीटीपी को ये फेवर रिटर्न कर रहे हैं कि तुमने 20 साल पहले हमारा साथ दिया था, अब हम तुम्हारा साथ देंगे। और इस हवाले से ये भी कहा जाता है कि तालिबान के जो फाउंडर हैं मुल्ला उमर, ये उनकी एक स्ट्रेटजी है, ये उनका एक पश्तून वाली कल्चर है, जिसके मुताबिक वो ये समझते हैं कि हमने अपने भाइयों को नुकसान नहीं पहुंचाना और हमने उनकी राह में रुकावट हायल नहीं करनी, तो इसलिए वो टीटीपी के ख़िलाफ़ एक्शंस नहीं लेते। और दूसरा सबसे बड़ी रीज़न यही है कि अगर उन्होंने टीटीपी के ख़िलाफ़ एक्शन लेना शुरू कर दिया तो टीटीपी वाले फिर इनको तंग करेंगे, क्योंकि इस वक्त अफ़गान तालिबान के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज दाइश खुरासान है। और इसका इल्ज़ाम तालिबान पाकिस्तान पर भी आजकल डाल रहे हैं कि पाकिस्तान दाइश खुरासान को हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर रहा है। वो तो इंटरनली बड़ी मुश्किल से अपने मुल्क के मामलात को चला रहे हैं और उनके लिए हर चीज़ एक एडवेंचर है। उन्होंने 20 साल गुरिल्ला वॉरफेयर लड़ी है अमेरिकन से और उनके पास ज़्यादा खोने को कुछ नहीं है, ज़्यादा स्टेक्स पाकिस्तान के दाव पर लगे हुए हैं। और इसलिए हम देखते हैं कि तालिबान को कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता जब उनसे दुनिया कहती है कि आप इस दहशतगर्द ग्रुप को कंट्रोल करें या उसको कंट्रोल करें। पास्ट में 2001 में जब अमेरिका इधर आया था तो इन्होंने मुतालबा किया था कि उसामा बिन लादेन को हमारे हवाले करो। उन्होंने एक उसामा की खातिर अपनी हुकूमत गवा दी, अपने इतने लोग मरवा दिए, अपने ऊपर कारपेट बॉम्बिंग करवा दी, लेकिन अलकायदा का साथ नहीं छोड़ा। तो क्या वो हमारे कहने पर टीटीपी के ख़िलाफ़ एक्शन लेंगे? कभी भी नहीं। टीटीपी उनके लिए एक स्ट्रेटेजिक डेप्थ है और उनके एलाइज में से है। और अफगान तालिबान को ये डर है कि अगर हमने टीटीपी के ख़िलाफ़ एक्शन लिया तो वो हमारे ख़िलाफ़ हथियार उठा सकते हैं। तो वहाँ पर उनका एक बॉन्ड है जो कि एक दूसरे को मदद प्रोवाइड करता है। टीटीपी खुद तालिबान की एक प्रॉक्सी बन चुकी है, जिसके बदले में वो उनको महफूज पनाहगाहें देते हैं और असलहा देते हैं। हमें आज से 12-13 साल पहले ये बताया जाता था कि इन दोनों के दरमियान कोई कनेक्शन नहीं है, सेपरेट एंटिटीज़ हैं, जबकि हमने ये देखा है 2021 के बाद कि इनके अंदर जो रवाबित हैं वो बहुत मजबूत हैं। और 2021 में बगराम एयरबेस की जब जेल खुली और दूसरी जेलें भी जो अफ़गानिस्तान में जिसमें टीटीपी के लोग थे, दाइश के लोग थे, वो जब जेलों से निकले हैं उन्होंने अफ़गान तालिबान के अंडर काम करना शुरू किया है और बहुत सा अमरीकी असलहा उनके हाथ में लगा है, जिसकी वजह से वो इम्बोल्डन हुए हैं और बहुत सी मजबूरियों के पेश नज़र अफ़गान तालिबान ने उनको अपने अंडर रखा है, उनको अपना काना बनाया है। यानी तुम हमारे लिए काम करोगे, एक स्ट्रेटेजिक डेप्थ के तौर पर उनको इस्तेमाल किया है और बड़ी ही चालाकी से उनको अपने टैक्टिकल मकासद के लिए वो इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत सी रिपोर्ट्स के मुताबिक। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब अफ़गान तालिबान टीटीपी के ख़िलाफ़ एक्शन नहीं लेंगे तो वो फिर क्या करेंगे? इस स्टेटमेंट को देखते हुए जब वो कह रहे हैं कि हम किसी ग्रुप को सपोर्ट या अलाउ नहीं करेंगे कि वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कार्रवाई करे, इसमें एक बीच का रास्ता तो डेफिनेटली निकल सकता है कि अफ़गान तालिबान अगर टीटीपी को कंट्रोल करने की कोशिश करें कि आप पाकिस्तान पर हमले ना करें, और दूसरा ये कि जो पाकिस्तान ने सजेशन दी थी 2-3 साल पहले कि इनको पाक अफगान बॉर्डर से दूर ले जाएं, गजनी प्रोविंस में ले जाएं या किसी और जगह ले जाएं। तालिबान ने इस पर थोड़ा सा अमल किया भी था जब पाकिस्तान और तालिबान के दरमियान ताल्लुकात बेहतर थे आज से 3 साल पहले इमरान खान की हुकूमत में, लेकिन उसको वो फुली इम्प्लीमेंट नहीं कर सके। तो टीटीपी 9/11 के बाद के इवेंट्स का शाखसाना थी, जिसमें ट्राइबल बेल्ट में जब पाकिस्तान ने मुशर्रफ दौर में ऑपरेशन शुरू किया और अमेरिकन के साथ कोऑर्डिनेशन को बढ़ाया, तो उससे बड़े पैमाने पर पाक अफगान बॉर्डर एरिया में लोगों का नुकसान हुआ, कोलैटरल डैमेज हुआ, लोगों की जानो माल का नुकसान हुआ, जिसके बदले में लोगों ने हथियार उठा लिए और वहाँ से एक ना ख़त्म होने वाली जंग का आगाज़ हुआ। और पाकिस्तान ने भी ये ऑपरेशंस लिमिटेड अंदाज में ही शुरू किए, इसी डर के नतीजे में कि ये सारा मामला कहीं बैकफायर ना कर जाए। आपको याद होगा कि अमेरिका बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला करता था 2009 में जरदारी और कियानी पर कि आप शुमाली वज़ीरिस्तान में ऑपरेशन करें, जबकि पाकिस्तान कहता था कि हमारी ये कैपेसिटी नहीं है, हम ऑलरेडी सवात में ऑपरेशन कर रहे हैं टीटीपी के ख़िलाफ़।
तो इस अमेरिकन इन्वेजन की वजह से नो डाउट पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। सोवियत वॉर में जो चीज़ें पाकिस्तान ने बड़ी मुश्किल से सेट कर ली थी किसी हद तक, 9/11 के बाद वो सारी इक्वेशन उलट पुलट हो गई, जिसका खमियाजा आज तक पूरा पाकिस्तान भुगत रहा है। तो उन्होंने जिस तरह भी करके अफ़गानिस्तान में किसी हद तक कोई अमन कायम किया है, वो उस हवाले से बड़ा सीरियस हैं और उसको लेकर उन्होंने वहाँ पर बहुत सख्त कवानीन बनाए हुए हैं। लोगों की पकड़ धकड़ होती रहती है, जमहूरियत नाम की कोई चीज़ नहीं है, औरतों की तालीम का कुछ पता नहीं है, और जिन लोगों ने औरतों की तालीम के हवाले से आवाज़ उठाई है या दूसरी किसी चीज़ पर तनकीद की है, उनको गायब कर दिया जाता है या जिला वतन कर दिया जाता है। पिछले दिनों तो हमने ये भी देखा था कि सिराजुद्दीन हक्कानी जो कि इंटीरियर मिनिस्टर हैं, उनको मुल्क छोड़ना पड़ा इन्हीं थ्रेट्स की वजह से, और इनके एक कज़न को भी बम धमाके में उड़ा दिया गया जो कि रेफ्यूजीज़ के मिनिस्टर थे। लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक वो हमला दाइश खुरासान ने किया था। और इसके अलावा दूसरे लीडर्स की भी बात करें जो अफ़गानिस्तान में हिस्टोरिकली बड़े प्रोमिनेंट रहे हैं, जैसा कि गुलबदीन हिकमतयार, हामिद करज़ई, अब्दुल्ला वगैरह, इन पर भी काफ़ी सख्तियाँ की हुई हैं और इनकी मुलाकातों को भी रोका हुआ है। ये चीज़ बताती है तालिबान का एक कटर माइंडसेट, और ये ज़्यादातर कंधार की जानिब से आता है। कंधार में जो बैठे हुए हैं सुप्रीम लीडर और मुल्ला अब्दुल गनी ब्रदर, और इन पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ अक्सर तालिबान के दूसरे फैक्शंस की जानिब से तनकीद की जाती है, जैसा कि हक्कानी की तरफ से, सिराजुद्दीन हक्कानी की जानिब से, अनस हक्कानी की जानिब से, क्योंकि ये मॉडरेट तालिबान अब बन रहे हैं जो कि अमेरिका के टॉप दहशतगर्द हुआ करते थे। अब तो अमेरिका ने इनके सर पर से बाउंटी भी हटा ली है और अमेरिकन इनसे मिल रहे हैं, लेकिन इन्होंने अपने आप को किसी हद तक रिफॉर्म किया है और तनकीद की है, और इसी वजह से चपकलिशें बढ़ गई थी जो काफ़ी हद तक अब कम हुई हैं। और इस वक्त रिपोर्ट्स के मुताबिक इनके जो बड़े बड़े जो इख्तलाफात थे वो कम हो गए हैं। लेकिन एक सख्त माहौल की वजह से अफ़गानिस्तान की एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन इनसे नाखुश भी है। लेकिन जब भी कोई फॉरेन एग्रेशन होती है तो डेफिनेटली वो एक यूनाइटिंग फैक्टर के तौर पर अपना किरदार अदा करती है और पूरे मुल्क को यकजा कर देती है। ये हमने पाकिस्तान में भी देखा है और अफ़गानिस्तान में भी अब यही हो रहा है कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक सेंटिमेंट देखा जा रहा है कि पाकिस्तान ने स्ट्राइक्स की हैं, लिहाजा अब मुत्तहिद होने का टाइम है। और इसको मुल्ला याकूब बहुत ज़्यादा कैश करते हैं, और मुल्ला याकूब जो अक्सर एंटी पाकिस्तान स्टेटमेंट्स दिया करते हैं, इसके पीछे पॉलिटिक्स कार फरमा होती है। उनके ज़हन में यही होता है कि चूँकि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक सेंटिमेंट पनप रहा है तो क्यों ना उसको यूटिलाइज़ किया जाए, उससे खेला जाए। और पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर से वहाँ हाथ मिला के जब अफ़गानिस्तान में आए तो फिर किसी हद तक उन्होंने अग्रेसिव स्टेटमेंट्स दिए पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बॉर्डर के हवाले से कि ये तो ड्यूरेंट लाइन है, इमेजिनरी लाइन है, और हम अफ़गान्स तो इसको मानते नहीं हैं। और रिपोर्ट्स के मुताबिक तालिबान ऑफिशियल्स ने यही बात कतर से भी कही, और कतर ने जो स्टेटमेंट अपनी वेबसाइट पर जारी की उसमें बॉर्डर का लफ्ज़ उन्होंने निकाल दिया। और कई लोगों के मुताबिक ये भी एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक विक्ट्री थी अफ़गान तालिबान के लिए। जो पहली स्टेटमेंट आई उसमें बॉर्डर का लफ्ज़ था, लेकिन जो वेबसाइट पर अपलोड हुई उसमें नहीं था। पाकिस्तान के पास इस हवाले से और भी बहुत से लेवरेजेस हैं। अगर अफ़गान्स अपने इस वादे की पासदारी नहीं करेंगे तो पाकिस्तान बॉर्डर बंद कर देगा, जिसकी वजह से अफ़गानिस्तान की ट्रेड मुतासिर होगी। अफ़गानिस्तान ट्रेड के लिए पाकिस्तानी पोर्ट्स पर रिलाय करता है और ट्रांजिट ट्रेड के लिए पाकिस्तानी ज़मीन को इस्तेमाल करता है। अफ़गान साइड की हमेशा से ये ख्वाहिश रही है कि ट्रेड को डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसके अलावा इनके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं है। बहुत थोड़े ममालिक हैं जिनके साथ ये ग्लोबल ट्रेड करते हैं, वो ऑप्शंस भी ख़त्म हो जाएंगी तो इनके पास कुछ नहीं बचेगा। इसी असना में पाकिस्तान ने यह भी कोशिश की कि एक नया नॉर्दर्न अलायंस बनाया जाए और एक कॉन्फ्रेंस भी मुनक्किद की गई 1 अक्टूबर को इस्लामाबाद में, जिसमें अफ़गान तालिबान के ऑपोजिट फैक्शंस को इन्वाइट किया गया था। और इसमें रिपोर्टेडली पाकिस्तान अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद से भी राब्ते में है। लेकिन सारी दुनिया को पता है कि अभी उनकी उस तरह की कैपेबिलिटीज़ नहीं कि वो अफ़गान तालिबान को चैलेंज कर सकें। जब 95 में तालिबान की हुकूमत थी तो नॉर्दर्न अलायंस नॉर्थ वाले हिस्से में हुकूमत करता था। इस बार तो तालिबान पूरे अफ़गानिस्तान पर कंट्रोल जमाए हुए हैं। और इसके अलावा नॉर्दर्न अलायंस के एक और ताजिक कमांडर की बात करें, अमरुल्ला साले की, जिनको CIA ने किसी हद तक ट्रेन किया हुआ है। ये जो 9/11 के बाद ये पूरी हुकूमत बनी, हामिद करज़ई के बाद अशरफ गनी की जो हुकूमत थी उसमें ये शायद इंटीरियर मिनिस्टर थे, और ये बड़े डिस्टर्ब थे 2021 में जब ये सारा मामला हो रहा था। तालिबान जब काबुल की तरफ बढ़ रहे थे तो ये बड़ा बैश किया करते थे तालिबान को और ISI को। वो कहते थे कि इनके गठजोड़ की वजह से पूरा अफ़गानिस्तान तबाह बर्बाद हो रहा है। तो अब उनकी ट्वीट्स देखें तो उनकी ट्वीट्स में ज़्यादातर तनकीद तालिबान पर ही नज़र आती है, और वो अभी भी यही कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान आर्मी की प्रॉक्सी हैं,
क्योंकि उनके तालिबान से ग्रजेस हैं। तालिबान की वजह से वो इस वक्त मुल्क बदर हैं और मोस्ट प्रॉबेबली ताजिकिस्तान में हैं। तो पाकिस्तान पर अभी वो भी तनकीद नहीं कर रहे। तो ऐसे लग रहा है कि नॉर्दर्न अलायंस के जो लीडर्स हैं, पास्ट के जो वॉर लॉर्ड्स थे, वो तो काफ़ी कमज़ोर हो चुके हैं, दोस्तम वगैरह। अब पाकिस्तान नए लीडर्स को सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान का यही पैगाम है कि अगर आप टीटीपी को सपोर्ट करते हो तो हम इनको डिप्लोमेटिकली तो सपोर्ट कर ही सकते हैं, अगर आप टीटीपी के खिलाफ एक्शन नहीं ले सकते। तो पाकिस्तान ने भी ये एक पैगाम देने की कोशिश की है अफ़गान तालिबान को कि हमारे पास भी दूसरी ऑप्शंस मौजूद हैं। अब आ गए हैं इंटरनेशनल पार्टनर्स, इंटरनेशनल मीडिएटर्स, और तालिबान को भी किसी हद तक इंटरनेशनल सपोर्ट की ज़रूरत है। और जो खुद इन्होंने प्लेज किया है कि हम नहीं सपोर्ट करेंगे, अब ये देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि तालिबान टीटीपी को किस हद तक कंट्रोल करेंगे। ये तो हमने समझ लिया है कि वो इनके खिलाफ एक्शन नहीं लेंगे, ना वो ले सकते हैं ना वो लेना चाहते हैं, क्योंकि उनके मजबूत बॉन्ड्स मौजूद हैं। लेकिन अब वो क्या इस टीटीपी को पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करने से रोक सकेंगे? क्या वो फ्यूचर में टीटीपी को पाकिस्तान के खिलाफ एक स्ट्रेटेजिक डेप्थ के तौर पर इस्तेमाल करेंगे, या आपके ख्याल में वो अपने इस वादे की पासदारी करेंगे और टीटीपी को पाकिस्तान के खिलाफ हमलों से रोकेंगे? आपके ख्याल में दोहा एग्रीमेंट किसकी डिप्लोमेटिक विक्ट्री है, पाकिस्तान की या अफगानिस्तान की? क्या इससे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान फ्यूचर में मामला बेहतर होंगे और पाकिस्तान में टीटीपी के अटैक्स कम होंगे, या इनको कम नहीं होने दिया जाएगा? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें, ताकि वो स्टोरीज दुनिया भर से और पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाएं। अगर आप हमारे इस इंडिपेंडेंट काम को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमें पेट्रियन पर सपोर्ट करें। हम किसी ब्रांड या किसी ऑर्गेनाइजेशन से पैसे नहीं लेते और इसी वजह से हम अपने काम को ज़्यादा से ज़्यादा इंडिपेंडेंट रखने की कोशिश करते हैं और वही बात करने की कोशिश करते हैं जो हम अंडरस्टैंड करते हैं डिफरेंट चीज़ों को पढ़कर और उनको एनालाइज करके। हमारे पेट्रियन का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।